नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। ब्रुनेई और सिंगापुर के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत सिंगापुर के बीच डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। पीएम ने निवेश के लिए कारोबारियों को भारत आने का दिया न्योता। दिल्ली में हुए अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया वीडियो संदेश। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को दी बधाई। कहा, पृथ्वी को एक बेहतर ग्रह बनाने में मिलेगी मदद। ग्रीन फ्यूचर के लिए प्रतिबद्ध है भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 82 शिक्षकों को किया सम्मानित। शिक्षक पुरस्कार पाने वालों में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से 50 शिक्षक, 28 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों के शिक्षक भी किए गए सम्मानित। केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में कहा, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है गंभीर। डेमोग्राफी पर हो रहे असर और आदिवासी आबादी की गिरावट पर भी जताई चिंता। अगली सुनवाई 12 सितंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला। सीबीआई की गिरफ्तारी को केजरीवाल ने दी है अदालत में चुनौती। पेरिस पैरालंपिक में कपिल परमार ने भारत को दिलाया 25वां पदक। पैरा जूडो के J1 वर्ग में जीता ऐतिहासिक कांस्य पदक। पैरा जूडो स्पर्धा में पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। प्रधानमंत्री की सिंगापुर की यात्रा बेहद ही खास रही। इस यात्रा के दौरान जहां दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिली, वहीं सहयोग के विस्तार के लिए संभावनाओं के नए द्वार भी खुले। यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिंगापुर दौरा, दोनों देशों के संबंधों को मिली और मजबूती। सहयोग के विस्तार के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुले। भारत और सिंगापुर के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर। भारत में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस लीडर्स के साथ बैठक। पीएम ने सिंगापुर को साझेदार देश के साथ साथ विकासशील देशों के लिए बताया प्रेरणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय सिंगापुर यात्रा के दूसरे दिन वहां की संसद का दौरा किया, जहां पीएम का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री को बधाई दी और दोनों देशों के बीच निरंतर मजबूत हो रहे संबंधों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर सिर्फ साझेदार देश नहीं, बल्कि हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है। सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है, वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमीकंडक्टर और AI हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है।
पीएम मोदी और सिंगापुर के उनके समकक्ष की मौजूदगी में भारत और सिंगापुर के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर किए गए। जिन सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए गए उनमें डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप पर समझौता ज्ञापन, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन और शैक्षिक सहयोग और कौशल विकास पर समझौता ज्ञापन शामिल हैं। Prime Minister also visited AEM, which is a leading Singapore company in the semiconductor space and in electronics. There, he was briefed about AEM's role in global semiconductor value chain, its operations and plans for India, and given our efforts to develop our own semiconductor manufacturing ecosystem. At the facility, the two prime ministers also interacted with a group of interns, both from India and Singapore, who had undergone skill training as part of bilateral programs. The Indian interns were from the Odisha World Skill Center. प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ बाद में एक सेमीकंडक्टर यूनिट का भी दौरा किया। पीएम मोदी ने वहां पर ओडिशा के विश्व कौशल केंद्र से भारतीय प्रशिक्षुओं के साथ बातचीत भी की। सिंगापुर और इंडिया दोनों मिल जाए तो और भी आगे बहुत ही कुछ हो पाएगा। और सिंगापुर एक ऐसा देश है कि बहुत क्लीन एंड नीट एंड क्लीन, बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पर रह के। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था कि स्टूडेंट इंटर्नशिप में आना है, इधर सिंगापुर में इधर विजिट करके इधर सब जानना है कैसे लोग काम करते हैं यहाँ पे, कैसे तरीका होता है। उसके बाद इंडिया जाके ये सब तरीका आजमाना है। इंडिया एंड सिंगापुर बॉन्डिंग अगर अच्छा रहेगा तो फ्यूचर में उड़ीसा के लिए, इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। सेमीकंडक्टर नहीं होगा तो हमारा कुछ काम बन नहीं सकता इलेक्ट्रॉनिक्स में। सो बहुत अच्छा डील है हमारा। हम लोग भी पता चला कि इधर हो के हमारा इंडिया और सिंगापुर के बॉन्डिंग हो सकता है तो अच्छा होगा हमारे स्टूडेंट के लिए। बोथ कंट्री आर डेवलप। प्रधानमंत्री मोदी के दोपहर के भोजन की मेजबानी सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने की। बाद में प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगरत्नम से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के इस 2 दिवसीय सिंगापुर दौरे से दोनों देशों के बीच सहयोग में इजाफा तो हुआ ही, साथ ही संभावनाओं के नए द्वार भी खुले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाई पर तो पहुंचे ही हैं, साथ ही साथ रिश्तों में एक नया अध्याय भी जुड़ गया है। कौशल विकास और सेमीकंडक्टर जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग को लेकर बनी सहमति से दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा और व्यापक हो चला है। कैमरामैन SP दुबे के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, सिंगापुर। अपनी सिंगापुर की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी ने कई बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान उद्योग जगत से जुड़े तमाम लोगों ने भारत में व्यापार से जुड़े तमाम सकारात्मक नीतियों के लिए पीएम मोदी की सराहना की। I was really very impressed with and encouraged by what Mr. Modi said to all of us. This is Mr. Modi's third term as Prime Minister of India. And all of us around the table have been in India, investing in India. My own firm has been in India for 20 years. And clearly what we have done in the last 10 years during Mr. Modi's time as Prime Minister has been much more than what we could achieve in earlier periods. But what Mr. Modi said, that in his next 5 years, in his third term, he will achieve much more than what he did in his first 10 years. So this has given us a lot of encouragement that, you know, his increased vigor and his focus on so many different aspects, whether from space to air travel to housing to AI, digital India, just so many opportunities for us and for all of my colleagues, the 20 businesses who are present today, that we will be going back really very encouraged with the opportunities that India presents to us as Singapore companies and as we're looking to expand beyond the shores of Singapore. We were really taken by what Mr. Modi said just recently, that we will reform, you will have to perform and also transform. That's really words which mean a lot to us. But actually, we have been seeing that happen. CapitaLand has been in India for more than 30 years. Started off with a IT park in Bangalore.
And I must say that our growth in the beginning was not as fast, but ever since His Excellency PM Modi comes into power, it's implemented a lot of reforms. And in the last 7 years, our growth in India has tripled. Because of the huge prospects of India, I think stable government, steady reforms, pro-business, I think we are very confident to say that we want to be able to more than double our funds under management in India within the next few years. We have transformed from a pure developer to an investment manager. We are able to bring in foreign capital from around the world who are very interested to work with us to invest in India. And not just that, but also to bring in companies from Asia, from Europe, from US, to set up their manufacturing facilities, to set up their businesses, to set up their logistics, the supply chain. And with the two or three other new verticals that we are exploring, actually we think that if, based on the quality of the team that we have in India, if we execute well, I think we may easily be able to double or even triple that investment activity. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में बिजनेस लीडर्स से मुलाकात की। मुलाकात के बाद तमाम बिजनेस लीडर्स ने भारत में व्यापार के सकारात्मक कदमों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की। It's very exciting, to meet with Prime Minister Modi in person. His leadership is exceptional. For the past, this is his third term, right? For the past 2 terms, you can see that India has become one of the major player globally, the 5th largest the economies in the world. And I would like to continue to encourage him to open up the market, to consider some of the new policies, or improve some of the existing policy to encourage more collaboration, particularly with Singaporean companies and then with the Singaporean investments. We're talking about, high efficiency transportation systems. We're talking about smart cities. We're talking about the energy strategy and planning for clean and reusable energy and hydrogens. And then also the other very important sector is aviation. With the population growth, we'll see the aviation related infrastructure will be in high demand. So these are the areas, and of course the most critical part is really the sustainability, and we need to be very mindful about how to design and plan and build the future cities in everything in a very sustainable way. Commitment to Digital India, the commitment to digitalization across all of Indian society has been actually something that is, for a lot of places, an example to follow. And I think we've been very excited and pleased by that, because what we've been able to do is enable the economy this way, the digital economy. And we've been able to serve more than 1,000 companies, small, medium, large companies in India, plus some of the big Fortune 500 companies, the big cloud players, because that enables them to come in and provide the digital infrastructure to allow all the other things like AI, greater e-commerce, and the proliferation of data penetration and broadband across the country. To demonstrate money where our mouth is, we are actually investing more than 26,000 crores, 3.2 billion US, in the next 5 years to enable this. It means that substantial 550 megawatts of capacity will come online, data center capacity, which means that now the foundations across major cities and first, second tier cities, which we have been starting to invest in, not just the first tier cities, we've seen that basically that demand is increasing rapidly. And that will allow that whole Digital India story to really expand and grow dramatically. We are very encouraged with PM Modi's remarks, the fact that he spent so much time listening to the business interests and the issues that's brought up by over 20 Singapore businesses reflected a very pro-business attitude that the Prime Minister has.
past, many businesses has always said that India is a very difficult market for investments, but the last 10 years have seen that to really change. As testified by many of the companies that were represented today, they have seen a growth, whether it's in aviation, whether it's in industrial park, whether it's in financial services. I think things are opening up, and many of the businesses that gathered today have pledged increased investments into different parts in India, particularly in the renewable energy, in the opening up of the air services, as well as in the financial area. I think we are very encouraged by that, and I think one particular area that PM Modi spent a bit time talking was in skills development. And I think that's a big area where Singapore can contribute to, not only in terms of the skills development, but opportunity to do accreditation of the training providers there. In the power industry, I would argue that the power industry deserves a re-rating in India. You know, Prime Minister Modi and his ministries over the last few years implemented this very important policies that enable the viability and the credibility of the Solar Electricity Corporation of India. And now we, with the success of that, we wanted to bring in NTPC, NHPC, SJVN to also, mirror the effort by SECI. So from that perspective, as a foreign investor in the renewable sector, this will present tremendous opportunities for us to pursue. और आइए अब दूसरी महत्वपूर्ण खबरों की ओर चलते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट में सबसे ज़्यादा ओबीसी उम्मीदवार हैं, तो साथ ही जाट समाज से भी 13 नेताओं पर पार्टी ने दांव लगाया है। जातीय गणित के साथ ही बीजेपी ने अपने साइलेंट वोटर महिला वोट बैंक का भी पूरा ध्यान रखा है। हालांकि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से अपना नाम कटने के बाद बीजेपी के कुछ नेता नाराज हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। चुनावी रण में सभी दल सोच समझकर प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। बुधवार को जारी बीजेपी की 67 उम्मीदवारों वाली पहली लिस्ट में जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। बीजेपी ने विभिन्न समाज के छोटे छोटे और वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 27 नए चेहरों और युवाओं को मौका दिया गया है। बीजेपी ने हरियाणा के प्रत्याशियों की पहली सूची में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखते हुए सभी वर्गों को साधने की कोशिश दिख रही है। महिलाएं बीजेपी की मजबूत वोट बैंक हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने पहली लिस्ट में 8 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं पिछड़े वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए 14 टिकट पिछड़े समाज से आने वाले उम्मीदवारों को दिए हैं, जिसमें गुर्जर, यादव, कश्यप, कुम्हार, कंबोज, राजपूत और सैनी सबको जगह मिली है। दलितों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। वाल्मीकि, धानुक, बावरिया और बाजीगर के साथ जाटव समाज को भी इस लिस्ट में प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा बनिया, बिश्नोई, ब्राह्मण, जाट, पंजाबी, सिख, राजपूत और जाट सिख को भी पहली सूची में जगह दी गई है। किसान, गरीब, नारी और युवा, ऐसे सब लोगों के बीच में जाकर के जो सरकार ने काम किए हैं, उन कामों के आधार के ऊपर आज हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात को लेकर के कि सरकार ने मजबूती से काम किए हैं, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बन रही है। हालांकि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से अपना नाम कटने के बाद कुछ बीजेपी के नेता नाराज दिख रहे हैं। कुछ ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसी वजह से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची भी नहीं जारी कर पा रही है। इसकी बड़ी वजह है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार तो है, लेकिन स्थानीय कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी से गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। सूत्रों की माने तो दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात फाइनल नहीं हो पा रही है। आम आदमी पार्टी राज्य में 90 में से 10-11 सीट की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस सिर्फ 6 या 7 देने को तैयार है। इससे पहले दिल्ली और पंजाब में भी कांग्रेस के भीतर आम आदमी पार्टी से गठजोड़ को लेकर आंतरिक मतभेद थे। 2024 लोकसभा चुनावों में पंजाब को छोड़ अन्य राज्यों में सहमति की कोशिश हुई थी और अब हरियाणा में भी गठबंधन को लेकर बयानबाजी चल रही है।
दोनों दलों के संभावित गठजोड़ को लेकर बीजेपी हमलावर है। दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं। कांग्रेस के समय में घोटाले हुए, आम आदमी इस बात को लेकर के सत्ता में आई थी कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, परंतु दुर्भाग्य है एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को गले मिलाता है। फिलहाल जहां कांग्रेस और आप गठबंधन के बीच पेच फंसा है, वहीं बीजेपी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने में जोर लगा रही है। कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री को एक पत्र लिखकर उनसे कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक को वापस लेने के लिए पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि ये मांग आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले की जांच के दौरान उनके निंदनीय और शर्मनाक आचरण के संबंध में लिखा गया है। उन्होंने लिखा, 14 अगस्त 2024 की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई बर्बरता के दौरान भौतिक साक्ष्यों को नष्ट करने और जानबूझकर निष्क्रियता में उनकी मिलीभगत को मीडिया में अच्छी तरह से दिखाया गया है। पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में चल रहे वित्तीय और अनैतिक रैकेट को छुपाने के इरादे से राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका की इच्छाओं को पूरा करने के लिए संभवतः देश के सबसे जघन्य और संवेदनशील अपराध की जांच को बाधित करने का उनका बेशर्म प्रयास उन्हें ऐसे पुरस्कारों को बरकरार रखने के अयोग्य बनाता है। उनके कार्यों ने 168 वर्षों में कड़ी मेहनत से बनाई गई कोलकाता पुलिस की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है और पश्चिम बंगाल पुलिस को शर्मसार किया है। कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के इरादे से की गई उनकी गतिविधियों ने पश्चिम बंगाल में पहले से ही खराब कानून और व्यवस्था की स्थिति को और खराब कर दिया है। उन्होंने राज्य और देश को बहुत शर्मसार किया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले को लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने ममता सरकार पर जोरदार हमला किया है। मालवीय ने ममता सरकार और अस्पताल प्रशासन पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में अमित मालवीय ने कहा कि पीड़िता के हत्या के ठीक एक दिन बाद सेमिनार कक्ष के पास स्थित शौचालय की मरम्मत की गई। शौचालय की मरम्मत करने का आदेश तत्कालीन प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष ने दिया था। मरम्मत कार्यों की तारीख से स्पष्ट है कि अपराध की तारीख से पहले नवीनीकरण शुरू होने का दावा सरासर झूठ था। घटना के बाद से ही ममता सरकार तमाम सबूतों को नष्ट करने की कोशिशों में लगी हुई है। कोलकाता पुलिस के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करते हुए मालवीय ने अपराध के 72 घंटे बाद तक सीएम और कोलकाता सीपी के कॉल रिकॉर्ड को सार्वजनिक डोमेन में रखने की मांग की। अपने पोस्ट में अमित मालवीय ने स्पष्ट किया कि जब तक सीएम ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस के आयुक्त इस्तीफा नहीं देंगे तब तक घटना की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्मों को लेकर कहा कि बड़े दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल में आतंक, डर और हिंसा का माहौल बना दिया गया है। टीएमसी के राज में, मुख्यमंत्री के राज में, जहां महिलाओं के साथ न केवल दुर्व्यवहार बल्कि उनकी हत्या भी की जाती है। जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। और आज बड़ी दुख की बात है कि पश्चिम बंगाल में जो आतंक का माहौल और जो एक डर और हिंसा का माहौल का तैनात किया गया है पिछले कई वर्षों में, टीएमसी के राज में, मुख्यमंत्री के राज में, जहां मासूम महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं लेकिन उनका खून किया जाता है और कोई एक्शन नहीं। मेरी मातृशक्ति की रक्षा एक महिला मुख्यमंत्री नहीं कर सकती, तो फिर ऐसे सरकार का औचित्य क्या है? ये प्रश्न एक एक व्यक्ति के मन में और मस्तिष्क में है। भारत चीन बॉर्डर के पास नॉर्थ सिक्किम में भारतीय सेना का ट्रक भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गया।
घटना में 4 जवानों की मौत हो गई। इस हादसे में मृतकों की शिनाख्त हो गई है, जिसमें मृतकों की पहचान मध्य प्रदेश के ड्राइवर प्रदीप पटेल, मणिपुर के शिल्पकार डब्ल्यू पीटर, हरियाणा के नायक गुरसेव सिंह और तमिलनाडु के सूबेदार के थंगापंडी के रूप में हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे और अंतिम दिन बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और शांति बनाए रखने के लिए सशस्त्र बलों को युद्ध के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। उन्होंने उत्तरी सीमा पर स्थित और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले पड़ोसी देशों के घटनाक्रम को देखते हुए वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों द्वारा व्यापक विश्लेषण के महत्व पर बल दिया। इस सम्मेलन का विषय सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों में बदलाव है। उन्होंने संयुक्त सैन्य दृष्टिकोण विकसित करने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी करने के महत्व पर जोर दिया। 4 सितंबर से शुरू हुए इस सम्मेलन में तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों ने राष्ट्र की वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। रक्षा मंत्री ने ई संग्रहालय और ई ग्रंथालय सहित 8 उन्नत एप्लीकेशन भी लॉन्च किए। इस दौरान उन्होंने औपनिवेशिक प्रथाएं और सशस्त्र बल एक समीक्षा नामक एक प्रकाशन भी लॉन्च किया, जो तीनों सेनाओं के बीच अधिक सामंजस्य और तालमेल की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने चयनित पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को ऐसी शिक्षा दें ताकि वो हमेशा महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। गुरुवार को नई दिल्ली में वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करते हुए राष्ट्रपति ने शिक्षकों से कहा कि वो ऐसे नागरिक तैयार करें जो शिक्षित होने के साथ साथ संवेदनशील, ईमानदार और उद्यमी भी हों। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है सही शिक्षा। अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। महिला सम्मान की बात केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि शिक्षण कार्य महज एक नौकरी नहीं, बल्कि मानव निर्माण का पवित्र अभियान है और शिक्षकों को हर बच्चे की नैसर्गिक प्रतिभा को पहचान कर उसे बाहर लाना चाहिए। राष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा कि बच्चों के समग्र विकास में जितना महत्व शिक्षा का है, उतना ही कौशल विकास और उद्यमिता का भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस नीति में प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल एक्सपीरियंस प्राप्त करने पर बल दिया गया है। इस अनुरूप में बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। समग्र विकास में स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का भी उतना ही महत्व है जितना एकेडमिक लर्निंग का है। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने 82 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2024 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। इन शिक्षकों ने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध करने में योगदान दिया है। 2008 से लेके 2024 आज तक मेरे अंडर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जा चुके हैं और 65 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो विभिन्न विज्ञान की जो गतिविधियां हैं उसमें अपने देश का और अपने राज्य का और ज़िले का स्कूल का नाम जो है प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जब हमने बच्चों को आनंदमय गतिविधियों के साथ पढ़ाना शुरू करा तो बच्चों में निरंतरता बढ़ी है। ड्रॉप आउट को लगातार कम करके शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा है। खेती और मजदूर किसानों की बेटियां जो किसी न किसी कारणवश शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हो गई थी, उनको मैंने अपने प्रयासों से, गांव वालों के सहयोग से, पालकों को समझाइश दे करके शिक्षा तक लाने में सफल रही हूँ, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल विद्यालय का बल्कि पूरे जिले का भी नामांकन बढ़ा है। सरकार की ये जो चाहत है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ, इस मुहिम से लगी हुई हूँ और बेटियों के बाल विवाह पर मैंने ढेरों काम किए हैं। बहुत सारे बच्चियों के करीब 80 से 90 बच्चियों के बाल विवाह को मैंने रोका है और हमारी बेटियां आज जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे उनके अंदर जो भी क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को मैं निखारती हूँ, उनकी करियर काउंसलिंग करती हूँ, उनको आत्मनिर्भर बनाती हूँ।
साल 2024 के शिक्षक पुरस्कार पाने वालों में 50 शिक्षक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से हैं, जबकि 16 शिक्षक उच्च शिक्षा विभाग के और 16 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के हैं। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ संवाद किया। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा के लिए शिक्षकों की सराहना की और उनसे भविष्य में और बेहतर करने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में सम्मानित शिक्षकों की उपलब्धियां सभी को बताने के लिए राज्यों में भी उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। जो आपने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया, सबने 82 पर्सनैलिटी को मैं देखता हूं, यह आपकी निजी प्रयास था, सिर्फ एक उसको नौकरी करके आपने काम नहीं किया है। आप सबने अपना बेस्ट, शायद ये बेस्ट नहीं होना चाहिए, आपसे और बेस्ट आने का अपेक्षा है। आने वाले दिनों में यानी आप जब लौट के जाओगे, इन सभी महानुभावों का एक राज्य स्तर पे जिन जिन राज्यों से आते हैं उन राज्यों की शिक्षा विभाग एक सम्मान का कार्यक्रम करे। देश में एक परंपरा बने कि दिल्ली से सम्मानित होके आने के बाद क्यों सम्मानित हुए, उसको प्रमोशन कहिए, एक्सप्लेनेशन कहिए, इंटरप्रिटेशन कहिए, एक्सपीरियंस शेयरिंग कहिए, वो तो होना ही चाहिए। जो आपने इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट किया, एक आदर्श और अच्छा शिक्षक वही है जो विद्यार्थी के जीवन निर्माण में अपना सर्वस्व लगा दे, और ये भारत के शिक्षकों के परिश्रम का परिणाम है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के युवा छाए हुए हैं। ये कहना है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का। शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली के हंसराज कॉलेज में द्वितीय महर्षि दयानंद स्मृति व्याख्यान समारोह का आयोजन किया गया। भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु की महत्ता विषय पर लोकसभा अध्यक्ष ने समारोह को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे तकनीक का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर किसी बड़ी कंपनी का कोई CEO हो, विदेशों में अधिकतर बड़े पदों पर भारतीय प्रतिभा स्थापित है। शिक्षक दिवस के मौके पर हंसराज कॉलेज के अलग अलग विभागों के शिक्षकों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मानित भी किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ लोकसभा सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने भारतीय ज्ञान परंपरा में गुरु की महत्ता विषय पर विस्तार से अपनी बात रखी। अच्छा गुरु हमेशा अपने सामर्थ्य में जो भी उसके पास है वह अपने विद्यार्थी के लिए समर्पित करता है। दुनिया के अंदर आप देखोगे तो दुनिया के हर विकसित देशों के अंदर भी भारत के नौजवान विद्यार्थियों का ही योगदान है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर देश भर में धूमधाम से ये जयंती मनाई जा रही है। शिक्षक दिवस इसे कहते हैं। ये दिन शिक्षकों को सम्मानित करने और समाज में उनके अमूल्य योगदान को पहचानने के लिए समर्पित है। पूरे देश की तरह वाराणसी में भी शिक्षक दिवस मनाया गया। यहाँ ये खास इसलिए था कि जिनके नाम पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 9 वर्ष तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद का दायित्व संभाला था। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा क्षेत्र में योगदान पर हमारे संवाददाता ने शिक्षाविदों से बातचीत की। पद्मश्री JS राजपूत जी हैं जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। सर, आज की खास इस अध्यापन केंद्र जो शिक्षकों के लिए ही है, इसमें आप शिक्षक दिवस मना रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मैं समझता हूँ ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संस्था को करीब 10 वर्ष हो चुके हैं और अब यहाँ पर कार्य पूरी गति से प्रारंभ हो गया है। अध्यापन के क्षेत्र में और विशेषकर उच्च शिक्षा में कौन से नए ढंग हैं जिससे बच्चों को पढ़ाया जाए, उन्हें समग्र विकास में कैसे आगे लाया जाए, उनके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास किया जाए, उसके लिए यहाँ पर शोध होगा, नवाचार होगा और विश्व में जो कुछ हो रहा है उसका अध्ययन होगा। सर, शिक्षक दिवस पर क्या है आज का खास? शिक्षक दिवस की बात इसलिए कि ये शिक्षकों के लिए ही है। ये शिक्षकों के लिए ही है। देश में हमारे पास कई संस्थान हैं जो स्कूल शिक्षा पे कार्य करते हैं। ये उन शिक्षकों के लिए है जो उच्च शिक्षा में कार्य करते हैं, अपने विषय में अपनी अध्यापन क्षमता को, अपनी कुशलता को बढ़ाना चाहते हैं। अध्यापक को अवसर मिलता है कि वो एक का नहीं
सैकड़ों का, हजारों का जीवन जो है उसको दिशा देता है और उस दिशा देकर देश का बहुत बड़ा कल्याण करता है, व्यक्ति का निर्माण करता है, ऐसे व्यक्ति का जो भविष्य में अपना योगदान कर रहे और उसके साथ गतिशीलता बनी रहे। शिक्षक दिवस के इस आयोजन में अध्यक्षता कर रहे हैं वांगचुक दुर्जे नेगी जी, जो कुलपति हैं तिब्बतियन उच्च संस्थान के। सर, आप क्या कहेंगे इस शिक्षक दिवस पर, वो भी अध्यापक शिक्षा केंद्र में? जो देश का निर्माण जिन महिला और पुरुषों के द्वारा संपन्न होती है वो शिक्षा के द्वारा होता है। शिक्षित महिला और पुरुषों के द्वारा जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए शिक्षकों का जो दायित्व है वो अभूतपूर्व है। इसलिए शिक्षकों को अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का जो है हर पल हर क्षण स्मरण रहना चाहिए। टीचर हो, शिक्षक हो या आचार्य, तीनों का काम ही है अपने विद्यार्थी को उसके राष्ट्र निर्माण में इस योग्य बनाना कि वह अपनी भूमिका निभा सके। लेकिन टीचर भी अपना जो उनका चरित्र है उसका भी ख्याल रखें, जिससे वो आदर्श स्थापित कर सकें अपने विद्यार्थियों को। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नवनिर्मित सैनिक स्कूल का निरीक्षण किया। 7 सितंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस नवनिर्मित सैनिक स्कूल का उद्घाटन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी देश भर में सदस्यता अभियान चला रही है। संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 के नाम से चलाए जा रहे इस अभियान में भारी संख्या में लोग भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इस देशव्यापी अभियान को आगे बढ़ाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने लालकृष्ण आडवाणी को भाजपा की सदस्यता का प्रमाण पत्र सौंपा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि घूम लिया मैंने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। राजे ने प्रदेश अध्यक्ष रहे कृष्ण पाटीदार के निधन पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। पाटीदार के परिवार से मुलाकात कर परिजनों का ढाढ़स बंधाया। बीएचपी और दिल्ली संत महामंडल ने किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। संत महामंडल के महासचिव ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ चल रहे अत्याचार पर चर्चा की और एक MOU सौंपा। बांग्लादेश में हिंदुओं बौद्धों पर अत्याचार होता रहा है। हमने माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, हमें पूरा विश्वास है देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी पे और गृह मंत्री जी पे कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, जो अल्पसंख्यक भाई हैं, उन पे कार्रवाई अब नहीं होगा, ऐसा उन्होंने विश्वास हमें दिलाया है। आदरणीय गृह मंत्री जी से हम लोग मिले संतों के साथ और परिषद के अधिकारियों के साथ, उन्होंने हमें बड़ी गंभीरता से सुना है। हमने चिंता व्यक्त की है कि वहाँ का जो हिंदू है वो बांग्लादेश का ही नागरिक है और अपने नागरिक की रक्षा करना वहाँ की सरकार का कर्तव्य होता है, तो उन्हें करना चाहिए। और मुझे लगता है हमारी सरकार ने कहा है कि जो प्रारंभ में हुआ सो हुआ, अब किसी हिंदू के साथ अन्याय नहीं होगा। उसके लिए हम सतत वहाँ की सरकार से संपर्क में हैं और हम हिंदुओं की रक्षा करें। बांग्लादेश के नरसंहार को देखते हुए समस्त साधु समाज का एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग मिले और उन्होंने बड़ी धैर्यपूर्वक हमारी बात को सुना और हम लोगों ने जो नरसंहार के विषय में वहाँ बताया तो आश्वस्त किया कि उस पर पूरी हम लोग गंभीर चिंतनीय हम लोग हैं और भारत सरकार हमारी पूरी और माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उस पर कूटनीति बनाने के लिए प्रयासरत हैं। जो बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल के कारण से जो वहाँ हिंसा हुई है और उसका निशाना जो हिंदू मंदिरों को, हिंदू बहनों को और हिंदू भाइयों को, उनके व्यापार प्रतिष्ठानों को, घरों को बनाया गया है, उसके बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए पूजनीय संतों का प्रतिनिधिमंडल अभी माननीय गृह मंत्री जी के आवास पर उनसे मिला है। तेलुगु फिल्म उद्योग की प्रमुख आवाज़ें एक साथ आई हैं और मांग की है कि तेलंगाना सरकार उद्योग के भीतर यौन उत्पीड़न पर गठित समिति की रिपोर्ट को जारी करे। निर्देशक नंदिनी रेड्डी सहित उद्योग की कई प्रभावशाली महिलाओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक संदेश साझा किया है, जिसमें सरकार से रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आग्रह किया गया है।
इस संदेश में द वॉइस ऑफ विमेन ने हेमा समिति की रिपोर्ट का स्वागत किया है और केरल में WCC के प्रयासों की सराहना की है। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा गया है कि हम तेलुगु फिल्म उद्योग की महिलाएं हेमा समिति की रिपोर्ट का स्वागत करती हैं और केरल में WCC के लगातार प्रयासों की सराहना करती हैं। हम तेलंगाना सरकार से यौन उत्पीड़न पर प्रस्तुत समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आग्रह करते हैं, जो TFI में महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण स्थापित करने के लिए सरकार और उद्योग की नीतियों को तैयार करने में मदद कर सकती है। तेलंगाना में अनुसूचित जनजाति समुदाय की एक महिला पर अत्याचार का मामला सामने आया है। तेलंगाना पुलिस ने गुरुवार को कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूर मंडल में अनुसूचित जनजाति समुदाय की एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या का प्रयास करने के आरोप में एक ऑटो चालक को गिरफ्तार किया है। हालांकि घटना की जानकारी के बाद इलाके में तनाव फैल गया। बुधवार को जिले के जैनूर में तनाव फैल गया और उग्र भीड़ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला कर उन्हें आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद प्रशासन ने BNSS की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है और लोगों से सांप्रदायिक घटनाओं के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों पर विश्वास न करने का आग्रह किया है। जिला SP गौश आलम ने चेतावनी दी है कि जैनूर में सांप्रदायिक झड़पों पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य जतोथू हुसैन नायक और तेलंगाना भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण नायक ने कोमाराम भीम आसिफाबाद जिले के जैनूरू की आदिवासी गोंड महिला के बारे में जानकारी मिलने के बाद आज गांधी अस्पताल में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य ने अस्पताल के अधीक्षक को पीड़िता को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में पूरी आपबीती सुनाई। उसने बताया कि वो सोया गुंडा में अपनी मां के घर जाने के लिए जैनूर से जैनूर सोनू पटेल नामक आरोपी के ऑटो में सवार हुई। ऑटो जब राघोपुर से गुजर रहा था तो ऑटो चालक ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब वो चिल्लाई और विरोध किया तो ऑटो चालक ने उसे नीचे गिरा दिया और उसे डंडे से पीट कर मारा। चालक ने उसे मरा हुआ समझकर सड़क पर फेंक दिया और मौके से भाग गया। बाद में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इलाके में आदिवासी समुदाय के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। दरअसल आदिवासी समुदाय के लोगों के खिलाफ बढ़ते मामलों को देखते हुए लोग काफ़ी नाराज़ हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले में दायर जनहित याचिका पर एक बार फिर सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की स्थिति अलार्मिंग है। इसकी वजह से इलाके की डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है। केंद्र सरकार इस मामले में कोर्ट में जल्द ही एक विस्तृत जवाब दाखिल करेगी। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की खंडपीठ ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर तय की है। जमशेदपुर निवासी दानियल दानिश ने झारखंड हाईकोर्ट में ये जनहित याचिका की है। इसमें कहा गया है कि जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज आदि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड आ रहे हैं। इससे इन जिलों में जनसंख्या पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जिलों में बड़ी संख्या में मदरसे स्थापित किए जा रहे हैं। स्थानीय आदिवासियों के साथ वैवाहिक संबंध बनाया जा रहा है। त्रिपुरा के मत्स्य एवं पशु संसाधन विकास मंत्री सुधांशु दास ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हुए अत्याचारों पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त की है। उन्होंने हिंदू समुदाय के लिए आवाज़ न उठाने वालों के औचित्य पर भी सवाल उठाया है और हिंदू समुदाय के लोगों की एकता का आह्वान किया है। अगरतला के पास चिरानिया और सिपाही जाला जिले के विशालगढ़ में देवी काली की मूर्ति के कथित अपमान की हालिया घटनाओं का हवाला देते हुए मंत्री सुधांशु दास ने कांग्रेस और माकपा की आलोचना की और उन्हें हिंदू विरोधी बताया। बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर जिस तरीके से बर्बरता की अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू बहन बेटियों को उठा के जबरन उनका रेप्ट किया जा रहा है, हिंदुओं का संपत्ति को लूटा जा रहा है, हिंदू मंदिर मठों को तोड़ा जा रहा है, तो इस चीज़ को
देखते हुए हमें इसमें बहुत दुख हुआ है, मुझे बहुत ही इसमें कष्ट हुआ है। इसके साथ साथ हमने देखा है कि 4-5 दिन पहले हमारे त्रिपुरा में जिरानिया में एक जगह काली मूर्ति का मंदिर तोड़ा गया, मूर्ति को तोड़ा गया। विशालगढ़ में 2 जगह में काली मूर्ति तोड़ा गया। इसके मद्देनज़र रखते हुए ये भी मुझे बहुत ही कष्ट दिया। अगर हिंदू आज एकत्रित नहीं हुए, हिंदू अगर यूनाइटेड नहीं हुए, तो हमारे पूजा पाठ करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने जकमपुडी मिल्क फैक्ट्री, कंद्रिका, अजीत सिंह नगर, अंबापुरम सहित अन्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के हालात और वहां चलाए जा रहे राहत अभियान के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों के बीच जाकर उनकी परेशानियां सुनी। उन्होंने बाढ़ के हालात से निपटने के लिए चंद्रबाबू नायडू सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य का भरपूर सहयोग कर रही है, जिससे भयानक जल प्रलय के बाद भी मानव जीवन का नुकसान बहुत न्यूनतम हुआ है। विजयवाड़ा में अभूतपूर्व संकट की स्थिति है। एक साथ 400 मिलीमीटर बारिश और उसके कारण जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई। जब से ये संकट की स्थिति पैदा हुई, प्रदेश की सरकार ने सीएम साहब के नेतृत्व में दिन और रात काम किया और केंद्र ने भरपूर सहयोग किया। इसलिए इतने भयानक जल प्रलय के बाद भी ह्यूमन लॉस, मानव जीवन का नुकसान बहुत न्यूनतम हुआ है। फिक्की एफएलओ चेन्नई चैप्टर द्वारा चेन्नई में आयोजित महिला उत्थान, सत्ता, राजनीति और अन्यथा में अनदेखी बाधाएं विषय पर एक सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट कंपनियों में बीते 1 दशक में महिला निदेशकों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ है। भारत में महिलाएं कॉरपोरेट क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। इसका असर है कि मौजूदा समय में स्टार्टअप और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी क्षेत्र के 111 यूनिकॉर्न, जिसकी वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक है, उसमें 18% का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में देश में एक्टिव कंपनियों में महिला निदेशकों की संख्या 2.58 लाख थी, जो कि अगस्त 2024 तक बढ़कर 8.83 लाख हो गई है। इसमें 3.4 गुना का इजाफा देखने को मिला है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आगे कहा कि तमिलनाडु में महिला निदेशकों की संख्या भी इस दौरान 4.3 गुना बढ़ी है। राज्य की एक्टिव कंपनियों में अगस्त 2024 में महिला निदेशकों की संख्या 68,000 के लगभग थी, जो कि 2014 में 15,550 थी। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को सशक्त बनाए जाने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। आम बजट 2024-25 में महिलाओं के वेलफेयर और उन्हें सशक्त बनाने वाली स्कीमों के लिए 3,10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये आंकड़ा वित्त वर्ष 2013-14 में 97,134 करोड़ रुपए था। दिल्ली नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 12 जोन में से 7 जोन में जीत हासिल की है। इस चुनाव से नगर निगम की प्रभावशाली स्टैंडिंग कमेटी के स्ट्रक्चर में बदलाव होंगे। अब कमेटी का नेतृत्व बीजेपी के पास आ गया है, जिसकी निगरानी एलजी करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के 2 सदस्य हाउस से चुने गए हैं, जिससे स्टैंडिंग कमेटी में उनकी कुल सदस्य संख्या 9 हो गई है। एमसीडी के भीतर ये शक्ति प्रदर्शन दिल्ली के शासन के लिए अहम है, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी नीतियों को मंजूरी देने और शहर के अन्य संचालन को देखने के लिए जिम्मेदार है। बीजेपी के लिए ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पार्टी को नगर निगम में और ज़्यादा ताकत मिली है। नगर निगम में प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी अहम मानी जाती है, जिसके हाथों में वित्तीय मामले भी होते हैं। इसका मतलब है कि निगम के फंड मैनेजमेंट अब बीजेपी के हाथ में है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मीडिया प्रभारी सैयद यासिर जिलानी ने कहा कि पार्टी की ये जीत तो महज आगाज़ है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बुरी तरह परास्त होगी। मैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी को
उनका खैर मकदम करूँगा, उन्हें बधाई दूंगा। उनकी जो रणनीति और उनकी जो राजनीति क्षमता है दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से लगातार वो सड़कों पे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए संघर्ष कर रहे हैं, जो लोगों के बीच में प्यार और जनमानस का प्यार मिल रहा है, वो आज एमसीडी में देखने को मिला है कि किस तरीके से 12 जोन में से 7 जोन भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल किया है। ये दिल्ली के लिए भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कदम है। आने वाले विधानसभा का ये सेमीफाइनल मैच था। विधानसभा में हम आम आदमी पार्टी को इस बार धूल चटाएंगे और दिल्ली की सत्ता से उन्हें हटाएंगे। देश में नया कानून भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद इसके तहत फैसला देने वाला बिहार का सारण पहला जिला बन गया है। सारण के जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग ने तिहरे हत्याकांड मामले में 2 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। बड़ी बात यह है कि पीड़ित पक्ष को घटना के 50 दिनों के अंदर न्याय मिला है। इस मामले में खास बात यह है कि 15 दिन में चार्जशीट दायर की गई और उसके 1 महीने में ही फैसला भी सुना दिया गया। बहुत कम समय में इस मामले में सजा सुनाई गई है, जो ऐतिहासिक है। गौरतलब है कि 17 जुलाई को रसूलपुर थाना क्षेत्र के घानाडीह गांव में एक तरफा प्यार में पागल रोशन और सुधांशु ने अपने साथी अंकित के साथ मिलकर 2 नाबालिग बहनों चांदनी कुमारी और आभा कुमारी के साथ ही उनके पिता तारकेश्वर सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मृतक तारकेश्वर सिंह की पत्नी शोभा देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आयोजन को और हमारे जो जितने भी टीम है उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इतना जो है जल्द से जल्द फैसला आया है नए कानून का। ये सभी लोग को जो है सिरे जाता है इसमें। लंदन में भारतीय उच्चायोग पर 2023 में हुए हिंसक हमलों की जांच में एक बड़ा कदम उठाते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने गुरुवार को इस घटना में शामिल एक प्रमुख आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। हाउसलो में रहने वाले और मूल रूप से नई दिल्ली के रहने वाले ब्रिटेन के नागरिक इंद्रपाल सिंह गाबा को उन आंदोलनकारियों में से एक के रूप में आरोप पत्र दाखिल किया गया है, जिन्होंने खालिस्तानी अलगाववादी एजेंडे के तहत पिछले साल 22 मार्च को लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने हुए भारत विरोधी प्रदर्शन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आरोपी को इस साल 25 अप्रैल को NIA ने गहन जांच के बाद गिरफ्तार किया था, जिसमें अलगाववादी गतिविधि में उसकी भूमिका स्थापित हुई थी। तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में आज पुलिस ने मुठभेड़ में 6 माओवादियों को ढेर कर दिया। घटना छत्तीसगढ़ की सीमा के पास कागुडेम मंडल के रघुनाथ पालेम के पास की है। बताया जा रहा है कि मारे गए लोगों में तेलंगाना के कुछ शीर्ष माओवादी नेता भी शामिल हैं। ये मुठभेड़ जंगल क्षेत्र में उस समय हुई जब पुलिस दल तलाशी अभियान में लगा हुआ था। हालांकि मुठभेड़ के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि पिछले 10 से 15 वर्षों के सतत प्रयासों के कारण तेलंगाना में वामपंथी उग्रवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे क्षेत्रों में अभी भी माओवादी हैं। आयुष के लिए राष्ट्रीय निकास परीक्षा नेक्स्ट 2021-2022 बैच से लागू होगी। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने इस बात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह निर्णय छात्रों की चिंताओं की समीक्षा के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। हमने वो कमेटी बनाई और सही मायने में जो बच्चों की मांग थी कि भाई एक कोई तो भी बैच से आप चालू करो। पहले जो तारीख तय की गई थी तो उसमें ऐसा था कि जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन वो तारीख के पहले हो गया उनको नेक्स्ट अनिवार्य नहीं था, लेकिन उसी बैच के लड़के का वो तारीख के दूसरे दिन भी अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो वो नेक्स्ट में आ रहा था। तो इसीलिए ये सभी सिमिलर करने के लिए हमने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई, उन्होंने भी रिपोर्ट दिया। अभी ये जो नेक्स्ट लागू होने वाला है वो 21 की जो हमारी बैच रहेंगे 2021 के बैच से ये लागू हो जाएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश एक के बाद एक नए मील का पत्थर स्थापित कर रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TIRF संस्थान ने एक शोध में बेहद महत्वपूर्ण खुलासा किया है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों ने 34 नई विशालकाय रेडियो आकाशगंगा को खोजा है।
राष्ट्रीय भौतिक संस्थान द्वारा संचालित पुणे स्थित जायंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT ने इस शोध के लिए अहम डाटा उपलब्ध कराए थे। एक रिपोर्ट। TIRF द्वारा जारी शोध के अनुसार ये आकाशगंगाएं बेहद विशाल और रहस्यमयी संरचना वाली हैं। शोध की अगुवाई करने वाले वैज्ञानिक प्रोफेसर सव्यसाची ने बताया कि ये आकाशगंगा सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष तक फैली हुई हैं और लगभग 20 से 25 आकाशगंगाओं को एक पंक्ति में खड़ा करने की क्षमता रखती हैं। साथ ही इस तरह की रेडियो आकाशगंगा सामान्य आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। We discovered 34 galaxies whose size is 25 to 40 times the size of the Milky Way. So they are really giant in size, and these galaxies are very rare because nature takes huge time to grow up to this mammoth distance, and these galaxies are not visible in optical wavelength. So we have to use radio wavelength. So we use the radio telescope known as Giant Meteorwave Radio Telescope, which is located around 90 kilometers far from Pune. And using those telescopes in radio wavelength, we discovered these 34 giant galaxies. And these galaxies are not visible in optical wavelength. So we have to use radio wavelength. So we use the radio telescope known as Giant Meteorwave Radio Telescope, which is located around 90 kilometers far from Pune. And using और आइए अगली खबर की ओर चलते हैं। कपिल परमार ने पैरा जूडो में भारत को कांस्य पदक दिलाने में सफलता हासिल की। 60 किलोग्राम पुरुषों के J1 वर्ग में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी कपिल परमार ने ब्राजील के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया। ये पहली बार है जब भारत ने पैरालंपिक के जूडो स्पर्धा में पदक हासिल किया है। गौरतलब है कि पैरालंपिक के जूडो स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले कपिल भारत के पहले खिलाड़ी हैं। पैरालंपिक के जूडो स्पर्धा में कपिल परमार के पदक जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच X पर लिखा, एक बहुत ही यादगार खेल प्रदर्शन और एक विशेष पदक। कपिल परमार को बधाई क्योंकि वो पैरालंपिक में जूडो में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की 60 किलोग्राम J1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनके आगे के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।